हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग बाबू यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है आज का हमारा पहला सवाल है बाबू लोग। आज का हम लोग का पहला सवाल है, पहला सवाल की ओर चलते हैं और लिखा गया है का पृथक्करण के नियम को का वर्णन कीजिए। वो पृथक्करण का नियम का वर्णन करना है, आपको फर्स्ट सवाल है और पृथक्करण का नियम का आप लोग वर्णन करना है। और इसका आंसर में बाबू लोग आप लोग लिखिएगा कि आंसर देख सकते हैं कि पृथक्करण का नियम मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों में से एक है। बहु पृथक्करण का जो नियम है नो, वह मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का एक है। इस नियम के अनुसार युग्मक बनते हैं इस नियम के अनुसार क्या होते हैं बाबू, युग्मक बनते हैं। समय किसी भी लक्षण के दोनों कार को एक दूसरे के पृथक हो जाते हैं बाबू, हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक कारक ही पहुंचते हैं। और जब युग्मक होते हैं तो प्रत्येक युग्मक में केवल एक कारक होते हैं। यह कारक एक दूसरे के साथ कभी मिश्रित नहीं होते और जो बाबू यह कारक होते हैं वह एक दूसरे के साथ कभी मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए एक संकर पौधे में लंबे और बौनेपन के कारण एक साथ होते हैं, जबकि जब युग्मक बनते हैं तो यह अलग हो जाते हैं, जिससे आधे युग्मक में लंबेपन का कारण और आधे में बौनेपन का कारण होता है। बाबू यही आपको उत्तर लिख के आना है और बिल्कुल आप लोग ऐसे ही उत्तर लिखिएगा ना तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। और चलिए और भी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यह बाबू लोग आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी पे लिखते हुए चलना है, ना कि आप लोग अभी भी ये कॉपी पे लिख लीजिए। और सभी उत्तर जो है नो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सभी उत्तर है जो आपके आपके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माने कि वो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यह गारंटी है वो 100%। और अभी भी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि तमाम बच्चे पास यह वीडियो पहुंच सके। अगला सवाल है हम लोग का यूक्रोमेटिन। बाबू यूक्रोमेटिन एवं हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर बताना है। बाबू बताना है यूक्रोमेटिन एवं हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर बताना है बाबू लोग। इसका उत्तर देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा, लिखना है उत्तर और उत्तर में लिखना है यूक्रोमेटिन। बाबू लिखना है यूक्रोमेटिन लिखे तीर चिन्ह। और बाबू लोग क्या लिखना है कि यूक्रोमेटिन लिखे तीर चिन्ह और लिखना है यह यूक्रोसोम, यह यूक्रोसोम का वह भाग है। बाबू लिखना है का वह, यह यूक्रोसोम का वह भाग है, यह यूक्रोसोम का वह भाग है जो ढीला ढाला होता है। और यह बाबू जो कैसा होता है, जो ढीला ढाला होता है और सामान्यतः कोशिका विभाजन के दौरान अभिरंजित नहीं होता है। और यह सामान्यतः कोशिका विभाजन के दौरान अभिरंजित नहीं होता है। यह आनुवंशिकता रूप में सक्रिय होता है और इसमें जीन अभिव्यक्ति होते हैं। बहुत अगर आप लोग इतना लिख देते हैं लोग, देखिए काफ़ी ज़्यादा सरल और आसान भाषा में है वो लोग, काफ़ी ज़्यादा सरल और आसान भाषा में। आगे है इसमें और भी एक है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में वो लोग यही लिखना है कि यह क्रोमोसोम का वह भाग है, यह क्रोमोसोम का वह भाग है जो संघनित होता है। यह क्रोमोसोम का वह भाग है जो बहुत संघनित होता है, यह क्रोमोसोम का वह भाग है जो संघनित होता है और कोशिका विभाजन के दौरान गहरे रंग में अभिरंजित होता है। और यह जब कोशिका विभाजन होता है तो यह गहरे रंग में अभिरंजित होता है। यह आनुवंशिकता रूप से निष्कर्षीय होता है। बाबू जो हो यह होता है नो, यह आनुवंशिकता रूप से क्या होता है तो निष्कर्षीय होता है और इसमें जीन अभिव्यक्ति नहीं होते हैं। बाबू अगर आप लोग इतना लिख रहे हैं तो आपका पक्का, हम कह रहे हैं कि पक्का फुल में फुल नंबर मिलेगा। आगे सवाल की ओर चलते हैं।
आगे हम लोग का सवाल है बाबू, असमजात अंग क्या है बाबू, बताना है। असमजात अंग क्या है, कोई दो उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। असमजात अंग क्या है और कोई दो उदाहरण प्रस्तुत करना है आपको। और दो उदाहरण में आप लोग देखिए कैसे लिखना है कि सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि असमजात अंग लिखे तीर चिन्ह, असमजात अंग लिखे तीर चिन्ह, और लिखना है क्या कि असमजात अंग वे अंग होते हैं बाबू, लिखना है असमजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। असमजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति का होती है तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन वे समान कार्य करते हैं। लेकिन वे क्या करते हैं तो समान कार्य करते हैं। वे यह अंग अपसारी विकास का परिमाण नहीं होते हैं। जो यह अंग होते हैं ना, यह अपसारी विकास के परिमाण नहीं होते हैं, बल्कि अभिसारी विकास को दर्शाते हैं। अगर आप लोग इतना लिख रहे हैं, देखिए फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ कि असमजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन वे समान कार्य करते हैं। यह अंग अपसारी विकास का परिमाण नहीं होते हैं, बल्कि अभिसारी विकास को दर्शाते हैं। अब लोग इतना लिख देना है आप लोग को। और उदाहरण के तौर पे आप लोग यहाँ देखिए, उदाहरण के तौर पे आप लोग यही लिखना है कि उदाहरण के तौर पे आप लोग उदाहरण नंबर 1 लिखिएगा, पक्षी के पंख और कीट का पंख। पक्षी का पंख और कीट का पंख दोनों का कार्य है उड़ना। दोनों का क्या कार्य है बाबू, उड़ना। पक्षी भी उड़ता है, कीट भी उड़ता है। पक्षी के पंख और कीट के पंख दोनों का कार्य उड़ना है, लेकिन इनकी संरचना और उत्पत्ति अलग अलग है। लेकिन और इनकी संरचना जो होती है और इनकी उत्पत्ति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। आगे 2 नंबर में लिखिएगा, शंकर कंद मूल रूपांतरण और आलू तंत्र मूल रूपांतरण दोनों का कार्य भोजन का भंडारण करना है। दोनों का भोजन क्या है, भंडारण करना है, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो होती है वो अलग अलग होती है। आपको इतना लिख के आते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, वो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। आगे सवाल है हम लोग का, आप लोग आगे सवाल देख सकते हैं कि है रामाफिथिकस। रामाफिथिकस और ड्रायोफिथिकस में क्या अंतर है, बताना है। रामाफिथिकस और ड्रायोफिथिकस में अंतर स्थापित करें, आपको अंतर बताना है वो लोग। तो इसका उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं कि इसका उत्तर में लिखेंगे बाबू लोग हम लोग रामाफिथिकस लिखे तीर चिन्ह। रामाफिथिकस बाबू लिखे तीर चिन्ह करना है, और लिखना का है यह मानव और वानर के बीच की एक कड़ी माना जाता है। बाबू ये क्या लिखना है कि यह मानव और वानर के बीच की एक कड़ी माना जाता है। यह लगभग 14 से 15 बिलियन वर्ष पहले पाया गया था। वो यह 14 से 15 बिलियन वर्ष पहले पाया गया था। इसके जीवाश्म से यह पता चलता है कि यह सीधे खड़े होकर चलता है। यह सीधे खड़े होकर चलता है और इसके दांत मानव के समान होते हैं। रामाफिथिकस में बाबू यही आपको लिखना है कि रामाफिथिकस में यही लिखना है कि यह मानव और वानर के बीच एक कड़ी माना जाता है। यह लगभग 14 से 15 मिलियन वर्ष पहले पाया गया था। इसके जीवाश्मों से पता चलता है कि यह सीधे खड़े होकर चलता था और इसके दांत मानव के समान थे। यही आपको बाबू लिखना है रामाफिथिकस में। और इसमें लिखना है का डायोफिथिकस में लिखना है कि यह रामाफिथिकस से पहले का पूर्वज है। यह रामाफिथिकस से पहले का है, पूर्वज है। यह रामाफिथिकस से पहले का पूर्वज है जो लगभग 20 से 25 मिलियन वर्ष पहले पाया गया था। जो 20 से 25 मिलियन वर्ष पहले पाया गया था। यह वानर के अधिक करीब होता है। यह वानर के अधिक क्या होता है, वो करीब होता है। यह वानर के अधिक करीब होता है जो पेड़ों पर रहता था। जो कहाँ रहता था, तो पेड़ों पर रहता था। और इसके दांत तथा शरीर की संरचना वानरों के समान थी। इसके दांत तथा शरीर की संरचना कैसी थी, तो वानरों के समान थी। यही बाबू आपको लिख के आना है बोर्ड परीक्षा में 2026 में। आगे है सवाल हम लोग का, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन। बाबू लिखना है क्या, 5 नंबर सवाल, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करना है। तब बाबू सबसे पहले आपको यही देखिएगा कि लिखना का है ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है। बाबू ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिकता जानकारी डीएनए के एक स्ट्रैंड से mRNA
मैसेंजर आरएनए में कॉपी की जाती है। यह प्रक्रिया एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की मदद से होती है। वो ये पॉलीमरेज की मदद से होती है। डीएनए का एक खंड जिसे जीन कहते हैं बाबू, डीएनए का एक खंड जिसे जीन कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज द्वारा पढ़ा जाता है और बाबू और उनके पूरक आरएनए अणु का संश्लेषण होता है और उनके पूरक आरएनए अणु का संश्लेषण होता है। इस आरएनए अणु में डीएनए की जानकारी होती है जिनका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया जाता है। बाबू आपको यही बात लिखना है का ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिकता जानकारी डीएनए के एक स्ट्रैंड से एमआरएनए मैसेंजर आरएनए में कॉपी की जाती है। यह प्रक्रिया एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की मदद से होती है। डीएनए का एक खंड जिसे जीन कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज द्वारा पढ़ा जाता है और उनके पूरक आरएनए अणु का संश्लेषण होता है। इस आरएनए अणु में डीएनए की जानकारी होती है जिनका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में बाबू किया जाता है। यही आपको लिख के आना है बाबू लोग। अभी भी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके छोटे भाई बहन भी अच्छा बोर्ड परीक्षा में नंबर ला सके। अगला प्रश्न है बाबू 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर सवाल है क्लाइनफेल्टर बाबू है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये एक आनुवंशिक विकार है बाबू। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो पुरुषों में होता है। जो कहाँ होता है बाबू? पुरुषों में होता है। यह तब होता है जब एक पुरुष में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम होता है जिससे उनका क्रोमोसोम संयोजन XXY हो जाता है। जिनका क्रोमोसोम कितना हो जाता है? XXY हो जाता है। इसे सिंड्रोम का लक्षण है। तो यही सिंड्रोम का क्या है? लक्षण है। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट में आप लोग देख सकते हो कि सामान्य से अधिक लंबे कद और सामान्य से अधिक लंबे कद। 1 नंबर में आपको यही लिखना है कि सामान्य से अधिक लंबे कद, सामान्य से अधिक लंबे कद। 2 नंबर में आपको लिखना है कि अविकसित वृषण और कम शुक्राणु उत्पादन, अविकसित वृषण और कम शुक्राणु उत्पादन। 3 नंबर में लिखिएगा स्त्री जैसे लक्षण, जैसे स्त्री जैसे लक्षण, जैसे यहाँ छुपा हुआ है। स्त्री जैसे लक्षण जैसे स्तन विकास, जैसे स्त्री जैसे लक्षण स्तन विकास। और आगे है बांझपन बाबू, यह भी आपका जैसे में आ जाएगा। आगे है हम लोग का सवाल 7 नंबर की ओर। 7 नंबर हम लोग का बहुत सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। सवाल 7 नंबर की ओर चलते हैं। आगे है सवाल GMO पर प्रकाश डाले। बहुत आगे है सवाल GMO पर प्रकाश डाले और GMO पर प्रकाश डाले है सवाल। तो देखिए सबसे पहले आपको यही उत्तर में लिखना है GMO या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव वे जीव होते हैं। GMO लिख के तीर चिन्ह करना है। यहाँ पर उसका फुल फॉर्म लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं कि GMO आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव वे जीव होते हैं जिनके DNA में आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके बदलाव किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य वांछित गुणों को प्राप्त करना होता है, जैसे बाबू फसलों की पैदावार बढ़ाना। जैसे में आप क्या कर सकते हो? फसलों की पैदावार बढ़ाना। यही आपको बोर्ड परीक्षा में लिख के आना है। 2 नंबर में लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा 2 नंबर में? कीटनाशकों और खरपतवार कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। प्रतिरोधक क्षमता बाबू विकसित करना, यह भी आपको लिख के आना है। और 3 नंबर में लिखिएगा पौधों में पोषण मूल्य बढ़ाना।
पौधों में फसल मूड बढ़ाना। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं गोल्डन राइस में विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन क्या पाया जाता है, यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, विटामिन कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन, विटामिन ए। 4 नंबर के में लिखिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाना। यह भी आपको लिख के आइएगा। आगे है हम लोग का सवाल 8 नंबर, देख सकते हैं आप लोग। बायो पाइरसी, बाबू लिखना है बायो पाइरसी जैविक चोरी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। बायो पाइरसी जैविक चोरी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। बाबू यही आपका सवाल है जो डायरेक्ट सवाल लड़ने का चांस है बाबू लोग। देखिए क्या लिखना है, बायो पाइरसी का अर्थ, बायो पाइरसी का अर्थ किसी देश या समुदाय के जैविक संसाधनों। बायोपाइरसी का अर्थ है किसी देश या समुदाय के जैविक संसाधनों जैसे पौधे जानवरों या और पारंपरिक ज्ञान का बिना उनकी अनुमति के और बिना उचित मुआवजा दिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग करना है बाबू, उपयोग करना है। देखिए क्या लिखना है, बायोपाइरसी का अर्थ है किसी देश या समुदाय के जैविक संसाधनों जैसे पौधे जानवर और पारंपरिक ज्ञान का बिना उनकी अनुमति के और बिना उचित मुआवजा दिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग करना है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक लाभ कमाना होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो व्यवसायिक लाभ कमाना होता है। उदाहरण के लिए नीम, हल्दी और बासमती चावल जैसे भारतीय उत्पादों के पारंपरिक ज्ञान का विदेशी कंपनियों द्वारा पेटेंट करना बायोपाइरसी का एक उदाहरण है। यही आपको लिखना है और यह सवाल आपको 5 नंबर में पूछेगा। अगर आपको लोग इतना लिख देते हैं तो 5 नंबर आपका 100% श्योर है बाबू लोग। आगे है सवाल हम लोग का अमीबियसिस। अमीबियसिस क्या है भाऊ, अमीबियसिस क्या है, इसके कारक का नाम बतावे एवं इस रोग के लक्षण का वर्णन करें। इस रोग के वर्णन का लक्षण क्या है, तो अमीबियसिस लिख के तीर चिन्ह और लिखना है क्या, यह एक संक्रमण बीमारी है भाऊ। जो अमीबियसिस जो होती है ना, यह एक संक्रमण बीमारी होती है जो आंतों को प्रभावित करती है। कारक है यह प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका लिख दीजिएगा, बोलो हिस्टोलिटिका लिख दीजिएगा। लक्षण की अगर बात की जाए तो लक्षण में देख सकते हैं आप लोग पेट में ऐंठन और दर्द, जो पेट में होता है ना ऐंठन और दर्द। 2 नंबर में लिखिएगा दस्त जिसमें कभी कभी खून और बलगम भी आता है, जिसमें बलगम आता है। आगे 3 नंबर है बुखार और कमजोरी, बहुत 3 नंबर में लिखिएगा बुखार और कमजोरी। 4 नंबर में देखिएगा गंभीर मामलों में यकृत जैसे फेफड़ों को हो सकता है। आगे है बाबू हम लोग का 10 नंबर सवाल और आज का अंतिम सवाल करते हैं इसे, और 10 में 10 आपको याद होगा तो बाबू इतना काफ़ी है। आप लोग और भी सवाल हमारे चैनल पे करवाया जाएगा, आप लोग चैनल पे देखते रहिएगा और बने रहिएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। 10 नंबर सवाल है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। शराब एल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करें, माने दुष्परिणामों का वर्णन करें बाबू। एल्कोहल के दुष्परिणामों का यानी कि एल्कोहल मतलब शराब का वर्णन करना है, यही आपको लिखना है। देखिए कैसे 5 नंबर का सवाल है और बहुत अच्छे से लिखिएगा तभी आपको 5 नंबर मिलेगा बाबू। लिखना है क्या, शराब एल्कोहल के सेवन से शरीर कई गंभीर दुष्परिणाम होते हैं जिसमें शामिल है शराब एल्कोहल के सेवन मतलब क्या, आप पी रहे हो। शराब से एल्कोहल के सेवन से शरीर पर कई गंभीर दुष्परिणाम होते हैं जिनमें शामिल है। सबसे पहले 1 नंबर आप लोग लिखिएगा तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। तब अब तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव लिखे तीर चिन्ह करना है और लिखना है क्या, यह मस्तिष्क के कार्यों को धीमा कर देता है बाबू। यह मस्तिष्क के कार्यों को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। यह मस्तिष्क के कार्यों को क्या कर देता है, धीमा कर देता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति और संबंध
को प्रभावित होता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति और संबंध को क्या करता है, प्रभावित लिखना है। यही आपको 1 नंबर में लिखना है। 2 नंबर की बात की जाए, यकृत पर प्रभाव। 2 नंबर की बात की जाए का यकृत पर प्रभाव, जैसे यकृत पर प्रभाव लेके क्या करना है, तीर चिन्ह, और इसमें लिखना है लंबे समय तक शराब का सेवन, लंबे समय तक शराब का सेवन यकृत को नुकसान पहुंचाता है। वो लंबे समय तक शराब का जो सेवन होता है ना, यह यकृत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिससे यकृत का सिरोसिस और यकृत कैंसर जैसी बीमारियों हो सकते हैं। आगे लिखना है वो 3 नंबर में पाचन तंत्र पर प्रभाव। यह पेट और आंतों की परत को नुकसान पहुंचाता है। बहुत जो यह होता है ना, पेट और आंतों को परत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिससे गैस्ट्राइटिस गैस्ट्राइटिस और अल्सर हो सकता है, अल्सर हो सकता है। आगे है वो 4 नंबर, लास्ट है सामाजिक और मानसिक प्रभाव। वो सामाजिक और मानसिक प्रभाव लिखना है कि शराब की लत से अवसाद, चिंता और सामाजिक संबंध खराब हो सकते हैं। और यही हमारा लास्ट वाला है बाबू लोग। अगर आप लोग इतना लिख के आ रहे हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी बताइए वीडियो कैसा लगा है और आगे आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अभी भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी बाबू लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रश्न करवाया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।